नमस्ते दोस्तों, eco.com में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास से हम लोग इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में कुल मिला के हमें 3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ तो इकोनोमेट्रिक्स क्या है, दूसरी चीज़ इकोनोमेट्रिक्स की मेथोडोलॉजी क्या है, तीसरी चीज़ इकोनोमेट्रिक्स के काइंड्स यानी टाइप्स क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, आप जब इकोनोमेट्रिक्स को समझने जा रहे हो तो इससे पहले हम लोग कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं। जैसे हम लोग पहले इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को सीख चुके हैं, हम लोग मैथमेटिक्स को सीख चुके हैं और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को मिला के कंबाइन करके एक नया सब्जेक्ट बन जाता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्टैटिक्स को सीख चुके हैं और स्टैटिक्स की एक ब्रांच होती है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये सब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब इकोनोमेट्रिक्स की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, इकोनोमेट्रिक्स की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हम जब इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, बेसिकली हमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की जो ज़रूरत होती है वो इकोनॉमिक्स को ही समझने के लिए होती है। ठीक है, तो हम लोग जब इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की भी हमारे पास थ्योरी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की भी बहुत थ्योरी है। हमारे पास इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इकोनॉमिक थ्योरी को ले रहा हूँ। हम लोग एक इकोनॉमिक थ्योरी ले लेते हैं जिस थ्योरी को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छे से अपने लोगों ने ये थ्योरी पहले स्कूल में ही सीख ली थी। तो स्कूल में हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखते हैं तो वहाँ पे एक थ्योरी हम लोग सीखते हैं, इट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये एप्पल है और इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इसकी डिमांड के साथ क्या होगा? तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात पता है कि प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। आप नेगेटिव बोल सकते हो या आप इनवर्स भी बोल सकते हो। तो बेसिकली प्राइस और डिमांड जो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये आपको पता है क्योंकि आप लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी सीख चुके हो। मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि ये जो एप्पल है इसका प्राइस 100 रुपये किलो से बढ़कर 120 रुपये किलो हो गया है। ठीक, प्राइस था पहले 100 रुपये और अभी जो नया वाला प्राइस है PN फॉर एग्जाम्पल वो हो गया 120 रुपये। तो कुल मिला के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है बाई ₹20। मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर एप्पल का प्राइस 20 रुपये से बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कितनी कम होगी? हाउ मैनी केजी, यानी इसकी डिमांड कितने किलो कम हो जाएगी? अब मेरा क्वेश्चन ये है, पहले मेरा क्वेश्चन ये था प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड के साथ क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये है कि कितने किलो डिक्रीज होगी? तो आपने इस बात का आंसर तो दे दिया था कि प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, बट आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है कि इस बात का आंसर नहीं दे सकता है कि अगर एप्पल का प्राइस 20 रुपये से बढ़ जाता है तो डिमांड कितने किलो कम होगी। ऐसे क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी होती है वो इकोनॉमिक थ्योरी कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है, बट जो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करा जा रहा है उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। जैसे क्वालिटी इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछता है ये क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि प्राइस इतना इंक्रीज हुआ, डिमांड कितनी डिक्रीज होगी।
इस बात का आंसर आप लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू नहीं दे सकते हो। तो आपकी जो इकोनॉमिक थ्योरी है यहाँ पे थ्योरी फेल हो गई है। इस थ्योरी का अपना ये लिमिटेशन है कि ये जस्ट प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है इसकी क्वालिटी को बताती है, इसकी क्वांटिटी को ये नहीं बता पा रही कि कितना प्राइस चेंज होने पे कितनी क्वांटिटी कम होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या हो गया, आगे इकोनॉमिस्ट को ये बात समझ में आ गई या इकोनॉमिस्ट लोगों को कि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। हमारे पास जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं हमें उन सबका मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं। तो फिर इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स की भी एंट्री हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इस लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग मैथमेटिक्स यूज करके एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इक्वेशन है फॉर एग्जांपल Q इज इक्वल टू A माइनस BP। ये इक्वेशन है बेसिकली लीनियर डिमांड कर्व। हम लोग जब स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में लीनियर डिमांड कर्व के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। यहाँ पे Q आपकी क्वांटिटी है, P आपका प्राइस है, Q आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, P आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, A और B ये पैरामीटर्स हैं मॉडल के, पैरामीटर्स ऑफ मॉडल, और हम इनको कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं, यानी हमने इनको कांस्टेंट मान लिया है। तो हमने क्या करा, इकोनॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करा। अब अगर हम क्वांटिटी और प्राइस के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्टैटिक्स की। तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टैटिक्स भी पढ़ाई जाती है। अभी फिलहाल स्टैटिक्स की एंट्री हो गई है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब स्टैटिक्स का काम क्या है, स्टैटिक्स का काम है ए और बी की वैल्यू निकालना। अब ए और बी की वैल्यू ऐसे ही नहीं निकल जाएगी। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। स्टैटिक्स क्या करती है, स्टैटिक्स डाटा को कलेक्ट करती है, वो जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको फिर रीऑर्गेनाइज करती है या फिर रिप्रेजेंट करती है टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, कुछ कैलकुलेशंस करती है जैसे मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है, डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर हम ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टैटिक्स क्या करेगी, स्टैटिक्स जो एप्पल है यानी जो सेब है उसकी प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी है उसका डाटा कलेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल पहले प्राइस 10 था, वो इंक्रीज होते 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 100 हो गया, 120 हम बाद में लेंगे, और 10 रुपीज प्राइस पे कुछ डिमांड थी, ऐसे ही डिमांड ही डिमांड का डाटा कलेक्ट कर लिया है। एक वेबसाइट है data.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल का डाटा मिल जाएगा। अब स्टैटिक्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम है रिग्रेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन में हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है और हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने स्टैटिक्स को यूज करा, रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लिया, लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करा और ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ए की जो वैल्यू निकली है वो निकली है फॉर एग्जांपल 1000, और जो बी की वैल्यू निकली है वो वैल्यू निकली है 0.5, मैंने ये मान लिया। देखिए वैल्यू कुछ और हो सकती है, बस ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। यहाँ से जो टेबल है इस टेबल को जरा इरेज कर लेते हैं। तो हमने ये वैल्यूज निकाल ली है, इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। Q इज इक्वल टू 1000 माइनस 0.5 P, है ना।
अब यहाँ पे अगर हम एक टेबल बना दें, ये P है और ये Q है, तो पहले एप्पल का प्राइस 100 था, आप यहाँ पे 100 पुट कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ 100 पुट करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा 50, 50 को इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस हो गया था बढ़ के 120। ठीक है, तो आप यहाँ 120 पुट कर दीजिए। 120 अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 60। आप 1000 में से 60 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये। तो हमारे पास ये टेबल आ गई है। अब इस टेबल में आप देख सकते हो जो प्राइस है वो तो इंक्रीज हो गया है बाय ₹20 पर केजी। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने आपसे पूछा था। अब आप इस बात का आंसर देख सकते हो, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई है बाय 10 kg। तो इस तरीके से अब आप इस बात का आंसर दे सकते हो कि सर ये सारी चीजें यूज करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि अगर एप्पल का प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 120 रुपये हो जाता है तो एप्पल की जो डिमांड है वो 10 किलो कम हो जाएगी। अब फिर मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लॉ ऑफ डिमांड को मैथमेटिकल टूल्स यूज करके इक्वेशन में कन्वर्ट करा, ही ठीक है। रिग्रेशन यूज करके आप लोगों ने यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाली, ये वैल्यूज निकाली, ये भी ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपने जो वैल्यू निकाली है ये वैल्यू सही है या फिर सही नहीं है, यानी क्या ये मॉडल रियल लाइफ में यूज करने लायक है। इस मॉडल को यूज करके हम लोग आगे अपनी जो हमें पॉलिसी बनानी है पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा ये मॉडल गलत हुआ तो पॉलिसी बनाने के बाद जो रिजल्ट होंगे उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी तो इकोनॉमिस्ट को रखती नहीं है, बड़ी कंपनी रखती है। वहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव डिसीजन होते हैं, बड़े डिसीजन होते हैं। तो क्या ये मॉडल यूज करने लायक है। अब यहाँ पे इस मॉडल की भी एक मैथमेटिक्स की एक लिमिटेशन है, स्टैटिक्स की भी एक लिमिटेशन है कि ये जो मॉडल है हमने बना तो दिया है बट हमने इसको भी चेक नहीं करा है। हमें इस मॉडल को यूज करने के लिए इसका एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करना होगा। स्क्रीन पर देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इकोनोमेट्रिक्स का काम क्या होता है, इकोनोमेट्रिक्स का काम ये होता है कि जो भी इकोनॉमिक थ्योरी होती है उस इकोनॉमिक थ्योरी का अगर हमें एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करना है तो हम फिर इकोनोमेट्रिक्स को यूज करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी का एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करती है। अब स्टैटिक्स डायरेक्ट नहीं आई है, पहले मैथमेटिक्स आया, फिर सॉरी इकोनोमेट्रिक्स डायरेक्ट नहीं आई है, पहले इकोनॉमिक थ्योरी आई, फिर मैथमेटिक्स, फिर स्टैटिक्स। अब जरूरत हुई है हमें इकोनोमेट्रिक्स की। तो इकोनोमेट्रिक्स का काम क्या है, किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी का एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करना। ये बात आप याद कर लीजिए। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन दीजिए, तो देखिए बहुत सारी बुक्स हैं इकोनोमेट्रिक्स की। ठीक है, सभी बुक्स में अगर हम डेफिनेशन या मीनिंग का सेंस निकालेंगे तो एक जैसा ही होगा, वर्डिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दे रहा हूँ वो दामोदर गुजराती करके इकोनोमेट्रिक्स, दामोदर गुजराती जी की इकोनोमेट्रिक्स पे कई किताबें आती हैं, उनमें से किताब है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स को ही हम लोग इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स भी कहते हैं। मैं अगर उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो गुजराती जी के अकॉर्डिंग इकोनोमेट्रिक्स एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस। अब ये क्या करती है इकोनोमेट्रिक्स, तो इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करती है, एक सोशल साइंस है। दूसरी चीज है ये इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, इन सब चीजों का मिक्स है दामोदर गुजराती के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, इन सबको मिक्स करके बनाया गया है, जिसका काम है किसी इकोनॉमिक थ्योरी का वेरिफिकेशन करना, जो कि एक सोशल साइंस है। अब ये वेरिफिकेशन होता किस तरीके से, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। हम लोगों ने मॉडल तो बना लिया, अब हमें क्या करना है, हमें इसको एनालाइज करना है। जब हम लोग किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी पे मैथमेटिकल मॉडल को बना लेते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है उसके वेरिफिकेशन का काम।
और हम जब उसको वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई करने का अपना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। ये 8 स्टेप हैं। अगर हम 8 स्टेप को कंबाइन कर देते हैं तो हमें प्रोसेस मिल जाता है जो कि इस मैथमेटिकल मॉडल का एम्पिरिकल वेरिफिकेशन करेगा, और उस पूरे प्रोसेस को यानी इन 8 स्टेप के कॉम्बिनेशन को, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।